हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 4000 प्लस एमसीक्यू की जो एग्रीकल्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें आज डे 6 है, यानी कि हम 5 क्रॉप्स को कवर कर चुके हैं। तो ये क्रॉप 6 है जो कि कॉटन क्रॉप है और ये सभी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको पता है कि इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है सभी क्लासेस जो है वो क्या है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने पर कोई भी क्लास अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपके लिए है वो है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। तो इसी थॉट के साथ क्लास को करते हैं शुरू, इसी मोटिवेशन के साथ। तो जैसे कि जो कॉटन क्रॉप जो है, कपास की जो फसल है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉटन क्रॉप से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं कॉटन क्रॉप से। तो मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है, बॉटेनिकल नेम पूछा जा सकता है कि वानस्पतिक नाम क्या है। तो गॉसिपियम स्पीसीज, स्पीसीज किस लिए है, बिकॉज इसकी 4 अलग अलग स्पीसीज है, एक दो अमेरिकन होती है और दो कौन सी है, देसी कॉटन है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। तो फैमिली की बात करें कौन से परिवार से बिलोंग करता है, तो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, ओरिजिन प्लेस की बात करें यानी उत्पत्ति स्थान कौन सा है, कोई भी फसल है वो सबसे पहले कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुई है, यानी कि सबसे पहले उस फसल के अवशेष किसी ना किसी जगह पे मिले हैं कि ये फसल यहाँ पे है। तो ये इंडिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, इसका ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो क्रोमोसोम नंबर, अगर हम देसी कॉटन की बात करें कि देसी कॉटन या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 2n इजिकल टू 26 इसकी गुणसूत्र संख्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर ऑफ अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कॉटन का जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, तो 2n इजिकल टू 42 इसका क्रोमोसोम नंबर है, डबल है, ठीक है, देसी कॉटन का या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर देसी कॉटन की, कि देसी कॉटन के अंदर कौन कौन सी दो स्पीसीज आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम, इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ए आर को ले लो यहाँ से, इसको हर से ले लो, अरहर, ओके। तो ये बोल रहा है कि देसी कॉटन जो है उसका क्या है, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम जो है वो दोनों क्या है, देसी कॉटन है। देसी कॉटन की स्पीसीज है। अमेरिकन कॉटन या फिर न्यू वर्ल्ड कॉटन की हम बात करें तो कौन सी है, गोसिपियम बारबाडेंस और गोसिपियम हिरसुटम, ओके, यानी कि बारही, इसका BAR और इसकी ही बारही, बारही जो है वो क्या है, अमेरिकन कॉटन है, ओके। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट फाइबर लेंथ इन, यानी कि जो फाइबर जो होता है उसकी लेंथ किसके अंदर, कौन से स्पीसीज के जो है उसकी जो फाइबर लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो गोसिपियम बारबाडेंस जो है, जो कि एक अमेरिकन कॉटन है, इसके जो फाइबर रेशा जो होता है उसकी लेंथ लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर है कि कॉटन ऑल्सो नोन एज, यानी कि कॉटन जो है, कपास जो है, उसे और किस नामों से जाना जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना, सॉरी यहाँ पे ई आना था, वाइट गोल्ड नाम से इसे जाना जाता है। किंग ऑफ एप्रेशियल फाइबर, यानी कि जितने भी धागे वाली फसलें हैं उन सब में इसे क्या है कि किंग ऑफ एप्रेशियल फाइबर के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कलर ऑफ देसी कॉटन, देसी कॉटन जो है उसका कलर क्या है, तो उसका कलर क्या है, डल और ब्राउन कलर होता है देसी कॉटन का, जो कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। और नेक्स्ट अमेरिकन कॉटन का अगर आपसे फाइबर कलर पूछा जाए कि धागे का रंग कैसा होता है, तो क्रीमी वाइट कलर होता है फाइबर, जो अमेरिकन कॉटन का जो रेशा होता है उसका कलर, उसका रंग। फिर ऑयल कंटेंट इन कॉटन सीड वेरीज फ्रॉम, ऑयल जो कितना परसेंट निकलता है कॉटन के सीड से, तो 14.5 से 25%, ओके, यानी कि 14.5 से 25%। फिर अगर हम लिंट की बात करें, धागे की बात करें, तो कितना रहता है, 33%। इसे याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो कॉटन की जो मेरी क्लास है ना, पहले आप उस क्लास को देखना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहे।
फिर नेक्स्ट है टॉक्सिक पिगमेंट प्रेजेंट इन कॉटन सीड इज, कॉटन सीड के अंदर जो टॉक्सिक पिगमेंट पाया जाता है वो कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसिपोल है जो कि क्या है, एक टॉक्सिक पिगमेंट है और किसमें पाया जाता है, कॉटन के अंदर पाया जाता है। फिर है द लॉन्ग आउट ग्रोथ फॉर्म, जो कि लॉन्ग आउट ग्रोथ फॉर्म होती है उसे क्या बोलती हैं, स्टेपल या फिर लिंट बोला जाता है। ओके, उसे क्या बोलते हैं, स्टेपल या फिर लिंट बोला जाता है। नेक्स्ट है कि द शॉर्ट आउट ग्रोथ फज फॉर्म, सॉरी, जो शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, ऐसे ये जो है ना कॉटन का सीड है, ठीक है, इससे क्या होता है, ऐसे साइड के अंदर इसमें लगा रहता है, आपने देखा होगा जो धागा होता है, रेशा जो होता है वो लगा रहता है, सॉरी धागा लगा रहता है इसमें। जो ये बड़े वाला होता है ना, बड़े वाला पोर्शन, उसे तो हम क्या बोलते हैं, उसे तो हम बोलते हैं स्टेपल या फिर लिंट। और जिसे ये बाहर वाला जो बड़ा बड़ा पोर्शन है इसे निकाल लेंगे तो उसके बाद में पूरी तरह से ना हाथ से क्लियर नहीं हो पाता, उसके लिए केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो उसी दौरान बीच के साइड में जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं ना, जो धागा रहता है उसका, तो उसे हम फज बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात करती हैं वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन इज़, यानी कि कॉटन जो है, कपास जो है, उसके एक बेल का वज़न कितना होता है, एक गांठ का वज़न कितना होता है। अब एक बेल क्या होती है, एक बेल यानी कि चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, जब हम कोई चीज़ का, यानी कि विदेश में या तो हम अपनी कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं या फिर वहाँ से अपने क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे कि हम यूरिया जो है, जो फर्टिलाइज़र है, उसकी जब हम पैकिंग लेके आते हैं तो ऐसे रहता है कि 45 केजी का आपको जो एक पैकेज है, थैला जो है, उसका वज़न ये रहेगा। तो उसी प्रकार क्या होता है, इसकी एक यूनिट रहती है कि इतनी यूनिट में ये माल इतना जाएगा बाहर और इस यूनिट में आएगा। ओके, तो इसी तरह से एक जो बाल होती है ना, उसका क्या होता है, 170 केजी रहता है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कॉमन वीडीसाइड यूज़, यानी कि कॉटन जो है उसमें ऐसा कौन सा वीडीसाइड है, खरपतवार नाशी है, जो नॉर्मली यूज़ में लिया जाता है, तो कौन सा है, डायूरोन है। और फिर है कॉटन इज़ हाईली सेंसिटिव टू, कॉटन जो है वो हाईली सेंसिटिव है किसके लिए, 2,4-D के लिए ये सेंसिटिव है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी हर्बिसाइड के लिए जो ये क्या है, सेंसिटिव है, तो 2,4-D के लिए क्या है, ये सेंसिटिव है। फिर है द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इन कॉटन इज़ नोन एज, तो उसे क्या बोला जाता है, जो फ्लावर बड निकलता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोला जाता है। ओके, जो ऐसी एक स्ट्रक्चर लगती है ना, उसे क्या बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसे स्क्वायर क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो फ्लावर होता है ना, उस टाइम उसे देखना, उसके साइड में ऐसे लीफ निकली होगी तो पूरी है ना एक फ्लावर की तरह की एक शेप बनती है इसकी। आप कॉटन की क्लास देखना, उसमें डायग्राम से दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि विच इज़ 2,4-D रेजिस्टेंस कॉटन जीन, यानी कि कॉटन के अंदर एक रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है जो कि 2,4-D के लिए रेजिस्टेंस होता है। हमने देखा था ना, ये सेंसिटिव है 2,4-D के लिए, जो कॉटन क्रॉप है। तो कॉटन क्रॉप के अंदर एक जीन पाया जाता है जो कि क्या होता है, 2,4-D के लिए रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोधी क्षमता होती है उस कॉटन की क्रॉप में जिसमें वो जीन पाया जाता है। तो वो जीन कौन सा है, जीन TFD-A जो है वो कौन सा है, वो जीन है जो कि क्या है, 2,4-D के लिए रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन इज़ नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, गिनिंग। गिनिंग परसेंट भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ गिनिंग परसेंट। तो सेपरेशन ऑफ फाइबर, यानी कि जो सीड कॉटन होता है ना, सीड कॉटन से फाइबर को अलग करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये याद नहीं रहती, इसमें क्या रहता है कि आपको ट्रिक से याद रखना पड़ता है। ये बोल रहा है कि सीड प्लस लीन, तो उसे क्या बोलते हैं, सीड कॉटन, और एक होता है आपका कॉटन सीड। ठीक है, तो सीड कॉटन क्या होता है और कॉटन सीड क्या होता है, तो सीड कॉटन क्या होता है जिसमें बीज भी होता है साथ में, और जो लिंट है, जो रेशा है, धागा जो है वो भी होता है। दोनों जब होंगे ना तो उसे तो हम बोलेंगे सीड कॉटन। और कॉटन सीड किसे बोला जाता है, सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट, यहाँ पे लिंट आना था कि जब हम लिंट जो होता है उसे रिमूव कर देंगे, ओनली हमारा सीड जो है वो हमारे पास होगा, तो उसे हम बोलेंगे कॉटन सीड। ओके, फिर है जनरल गिनिंग रेंज, जनरली गिनिंग रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 33% होती है गिनिंग रेंज, यानी कि फाइबर जब हम अलग कर लेते हैं सीड से तो कितनी रहती है, 33% गिनिंग रेंज रहती है।
फिर है सोयल बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यानी कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, कपास के कल्टीवेशन के लिए कौन सी सोयल है जो कि बेस्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लैक सोयल। और ब्लैक सोयल को कॉटन सोयल भी बोला जाता है बिकॉज इसमें क्या रहता है, कॉटन जो है उसका प्रोडक्शन बेस्ट होता है ब्लैक सोयल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। फिर है फाइबर मैच्योरिटी मेजर्ड बाय, यानी कि फाइबर मैच्योर हुआ है या नहीं, उसकी मैच्योरिटी को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए एक मीटर काम में लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एरियलोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरियलोमीटर बोला जाता है। फिर है फाइबर थिकनेस मेजर्ड बाय, फाइबर की जो थिकनेस होती है उसे किसके द्वारा मेज़र किया जाता है, किससे मापा जाता है, तो नेपीनेस से इसे मापा जाता है। और वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जैसे हमने कपास को ग्रो किया और जब हम कपास की पिकिंग करेंगे तो उस दौरान में जितनी, ये जो इसका लाइफ साइकिल है ना, इस पूरे लाइफ साइकिल में इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी पानी की आवश्यकता होगी ना, उसे बोलेंगे वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये बोल रहा है कि कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 50 से 65 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर एमएम में बात करें तो 500 से 650 एमएम। और नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ फाइबर्स इन वन सीड, यानी कि एक बीज के अंदर, एक बीज जो कपास का होता है ना, उसके साइड में जो फाइबर्स होती हैं, जो फाइबर लगे होते हैं, ये पूछ रहा है कि वो कितने फाइबर होते हैं टोटल, तो कितने होते हैं, 60,000 से 80,000 फाइबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कॉटन स्पीसीज आर कल्टिवेटेड आउट ऑफ 20 स्पीसीज, यानी कि कॉटन की टोटल कितनी स्पीसीज है, 20 स्पीसीज है, उसमें से ये बोल रहा है कि कितनी स्पीसीज जो हैं वो ग्रो की जाती है। तो ओनली 4 स्पीसीज, यानी कि 4 स्पीसीज ही ऐसी है जो कि क्या है, कॉटन की ग्रो की जाती है। ओके, फिर बात करें अगर हम एरिया की, तो एरिया में यानी कि ये ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि हमने 4 स्पीसीज पढ़ी हैं, गोसिपियम, हिरसुटम, आर्बेरियम और बारबाडेंस और हर्बेशियम। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि हिरसुटम जो है वो कितने परसेंट एरिया के अंदर, यानी टोटल जितने परसेंट एरिया में कॉटन ग्रो की जाती है ना, तो उसमें से कितने परसेंट एरिया में हिरसुटम को ग्रो किया जाता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्पीसीज को ग्रो किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, हिरसुटम को, यानी कि हिरसुटम को 36% एरिया के अंदर ग्रो करती हैं, और आर्बोरियम को 16%, और जो बारबाडेंस है उसे 0.2% एरिया के अंदर, और हर्बेशियम को 8% एरिया के अंदर। तो ये इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे कम किसका है, बारबाडेंस का है, और सबसे ज़्यादा किसका है, हिरसुटम का है। नेक्स्ट हम सीड रेट की बात करेंगे, यानी कि बीज दर। बीज दर क्या होती है, मान लो ये हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर में हमें कॉटन को ग्रो करना है, तो 1 हेक्टेयर में हमें कॉटन ग्रो करने के लिए कॉटन के कितने बीजों की आवश्यकता होगी, उसी को हम सीड रेट बोलते हैं। तो सीड रेट अलग अलग रहती है, हाइब्रिड के लिए अलग रहती है, देसी वैरायटी के लिए अलग, और बीटी के लिए, जो बीटी कॉटन है, बीटी का क्या मतलब है, बैसिलस thuringiensis। तो ये बोला है कि देसी के लिए कितनी रहती है, 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अमेरिकन की, तो 15 से 23 केजी पर हेक्टेयर। और हाइब्रिड की कितनी रहेगी, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। और बीटी कॉटन की 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। सबसे कम किसकी रहती है, बीटी कॉटन की 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बैकबोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी बैकबोन क्या है, तो कौन है, कॉटन जो है वो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या है, बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। फिर बात करेंगे निपिंग शुड बी डन इन कॉटन एट, निपिंग जो है वो कब करनी चाहिए कॉटन के अंदर, तो 80 से 90 डेज आफ्टर। ये बहुत प्रोसेस होती है इसके अंदर, निपिंग होती है, थिनिंग होती है, पिकिंग होती है, ये आप क्लास देखो कॉटन की उसमें पता चलेगा। तो ये कब की जाती है, 80 से 90 डेज आफ्टर की जाती है। फिर थिनिंग शुड बी डन, कॉटन के अंदर थिनिंग कब की जाती है, तो 15 जो डे होता है ना, उस दिन क्या की जाती है, थिनिंग की जाती है। ओके, थिनिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने कपास को ग्रो कर दिया, तो कई बार ऐसे होता है बीज बहुत पास पास में गिर जाते हैं, तो वहाँ से 2 प्लांट निकल आते हैं, तो बीज की जो दूरी होती है ना वो उतनी नहीं रहती जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। और कई जगह पे ऐसे होता है कि बीज गिरा नहीं है, अगर वहाँ पे बीज है भी फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाया किसी रीज़न से। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 प्लांट्स हैं,
तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट्स को यहाँ पे लगा देंगे, इसे क्या कहते हैं, गैप फिलिंग। और इसे हम जब यहाँ से उखाड़ेंगे ना तो इसे बोलेंगे थीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच जो है, पीएच कितना रहना चाहिए, 5.5 से 8 पीएच वाले एरिया में हम कॉटन को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि श्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज़ ड्यू टू, श्रिंकल लीफ जो है कॉटन की वो किसकी कमी की वजह से होता है, जिसमें लीफ जो है वो श्रिंक हो जाती है, तो किसकी वजह से होता है, किसकी कमी के किसकी टॉक्सिसिटी के कम या फिर डेफिशिएंसी के कारण, तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण, मैग्नीज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, श्रिंकल लीफ जो डिजीज़ है, श्रिंकल लीफ जो है वो क्या होगी, कॉटन के अंदर हो जाएगी। फिर लिटिल लीफ यानी कि पत्तियाँ छोटी रह जाती है कॉटन के अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है कि तिड़क या फिर बैड बॉल ओपनिंग ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होता है, तिड़क या फिर बैट बॉल ओपनिंग क्या होता है, बैट बॉल ओपनिंग में ये होता है कि जो बॉल जो होता है ना, जिससे कि आगे चल के क्या होता है, जो फाइबर मिलता है हमें, तो ये बॉल जो है ना ये अच्छे से क्या होगा, इसके अंदर फाइबर्स नहीं बन पाएंगे, बीज नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बैट बॉल ओपनिंग, यानी ये पूरी तरह से ओपन ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये किस वजह से होता है, अर्ली सोविंग, यानी कि हम सोविंग जल्दी सोविंग कर देते हैं, या फिर वाटर के स्ट्रेस के कारण ऐसी कंडीशन होती है कि बैट बॉल ओपनिंग होती है, और तिड़क जो ये प्रॉब्लम जो है ये देखने को हमें मिलती है कॉटन की क्रॉप के अंदर। तो वहाँ पे आपको विद डायग्राम समझाया गया, जो मेरी कॉटन की क्लास हुई है आप सर्च करके देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर है सोविंग टाइम की बात करें कि हमें बुआई कब करनी चाहिए, बुआई का समय क्या है, तो नॉर्थ एरिया में अगर हम बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, यानी कि मई का जो पहला पंखवाड़ा है, यानी कि 15 मई तक हमें क्या करना चाहिए, सोविंग कर देनी चाहिए। और अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो क्या है, सितंबर से अक्टूबर मंथ में हमें सोविंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस। आपको पता होगा इसके अंदर है ना 2 ब्रांच होती है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है कि रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है एक, तो एक होती है वेजिटेटिव ब्रांचेस, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होती है ना उसे तो क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल बोला जाता है, और जो वेजिटेटिव होती है ना उससे क्या बोला जाता है, मोनोपोडियल। अब क्या है कि ये मान लो प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, और इसमें क्या है, ये क्या है, ब्रांचेज हैं। ओके, इन ब्रांचेस से सब ब्रांचेस निकली हुई है, और उन पे क्या है, यहाँ पे ये बॉल लगा हुआ है, जिससे कि हमें आगे चल के रेशा प्राप्त होगा, ठीक है। ये वाले क्या हैं, बॉल लगे हुए हैं, ये सब ब्रांचेस पे लगे हुए हैं। ओके, कोई यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो ये वाली ब्रांचेज है जिसपे बॉल लगे हुए हैं, इन्हीं हम बोलेंगे सिम्पोडियल या फिर रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज। और ये जो बाकी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है और ये वाली जो है बीच वाली, इस ब्रांच को बोला जाता है वेजिटेटिव ब्रांचेज या फिर मोनोपोडियल ब्रांचेस। प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है कि 1 हेक्टेयर एरिया जो है, उस 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर कितने प्लांट कॉटन के लगाए जा सकते हैं, तो कितने लगाए जा सकते हैं, 50,000 से 80,000 प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं 1 हेक्टेयर में कॉटन के। और फिर बिट्टी के लिए अगर हम बात करें, बैसिलस thuringiensis जो कॉटन है उसके लिए, कि उसके कितने प्लांट हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, तो 10,000 यानी कि 10,000 जो प्लांट्स हैं वो हम 1 हेक्टेयर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन है, डन विथ concentrate sulfuric acid in a ratio of acid to cotton seed about 1:10, तो इसे क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बीज जो है उसके साइड में जो लिंट लगा रहता है, रेशा जो होता है, उसे हम हाथों से रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, इसकी सांद्रता, इसकी एक मात्रा, इसकी एक डोज रखी जाती है, जिसमें कि क्या होता है कि एसिड तो 1 एसिड रखा जाता है, और 10 यानी कि 1:10 में क्या है, सीड और एसिड को रखा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिंग या फिर डीलिंटिंग, यानी कि लिंट्स को रिमूव करना, धागे को रिमूव करना, बीज से रिमूव करना, अलग करना, इसे बोलते हैं डिफ्यूजिंग या फिर डीलिंटिंग। इसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कवर अप होते हैं। फर्स्ट है कि कौन सा एसिड काम में लिया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, और सेकंड कौन सा है कि रेशियो क्या रहता है, 1:10, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीलिंटिंग।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं, जिसमें कि देखो सबसे पहले कि एक साइड कॉटन दिया हुआ है, सेकंड है कि स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए आपको रो इनटू प्लांट की। तो रो इनटू प्लांट की स्पेसिंग वाला क्या रहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मानो ये सब क्या है, ये सब प्लांट्स हैं। ओके, ये सब क्या लगाए हुए हैं, प्लांट। ये क्या है, सेकंड रो में लगे हुए प्लांट है, जिसे हम कतार बोलते हैं हिंदी में। ये फर्स्ट कतार है और ये क्या है, सेकंड कतार। अब आपने देखा होगा कोई भी फसल को जब ग्रो करते हैं तो 2 कतारों के बीच एक दूरी रखी जाती है, ठीक है। तो ये जो बीच की दूरी होती है ना, इसे हम बोलते हैं रो टू रो डिस्टेंस, इसे हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रो टू रो डिस्टेंस, तो ये वाला आपका रहेगा रो टू रो डिस्टेंस, यानी कि 67.5 तो क्या होगा, रो इंटू रो डिस्टेंस रहेगा आपका। और 30 सेंटीमीटर क्या होता है, प्लांट इंटू प्लांट। प्लांट का क्या मतलब है, ये हमारा एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। अब इन दोनों प्लांट के बीच में दूरी जो रहती है ना, उसे बोलते हैं प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितनी रखेंगे, 30 सेंटीमीटर। ये तो रखेंगे देसी या फिर ओल्ड वर्ड कॉटन के अंदर। तो देसी कॉटन में कितनी रखी जाती है, 67.5 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि रो से रो की दूरी 67.5 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर। अमेरिकन की अगर हम बात करें कि अमेरिकन कॉटन या फिर न्यू वर्ल्ड कॉटन में कितनी रखती हैं, तो सेम एज रखी जाती है देसी कॉटन या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के, यही सेम रहता है इसमें भी। हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो 100 इंटू 60 सेंटीमीटर, यानी कि रो से रो की दूरी 100 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 60 सेंटीमीटर इसके अंदर क्या है कि रखी जाती है। नेक्स्ट हम 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बीटी कॉटन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, बीटी कॉटन जो है वो क्या है, इफेक्टिव है, किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। बीटी कॉटन को क्यों रिलीज किया गया, बैसिलस thuringiensis कॉटन को। तो ये क्या है, बोलवर्म्स जो पेस्ट है ना, जो कॉटन में लगते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा लॉस होता है कॉटन की क्रॉप को, तो इनके लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पेस्ट को लगने से रोकती है ये जो बीटी कॉटन है। ओके, यानी ये बीटी कॉटन की जो ये स्पेसिस है, इसमें क्या है, ये बॉलवर्म का अटैक नहीं होता है, बिकॉज ये इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देती है, जिससे ये पेस्ट क्या होते हैं, मर जाती हैं। फिर है कि विच वॉज फर्स्ट डेवलप इन 1987 बाय मोनसेंटो USA एंड रिलीज फ्रॉम कॉमर्शियल कल्टिवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम in the world 1966 and introduced in India in 2002। बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन को कब इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में 2002 में किया गया। और अगर बात करें कि कहाँ पे किया गया, फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो इसे 1987 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, मोनसेंटो जो USA की ये कंपनी है उसके द्वारा कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन यानी हाइब्रिड कॉटन, संकर जो कपास है उसके पिता कौन है और फादर कौन है, तो डॉक्टर सीटी पटेल। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए, सीटी पटेल जो है क्या है, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है H4 वॉज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन डेवलप इन द वर्ल्ड, यानी कि हाइब्रिड 4 जो है, H4 जो है वो पहली ऐसी वैरायटी है जो कि हाइब्रिड वैरायटी है, कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। पूरे विश्व के अंदर ये पहली हाइब्रिड वैरायटी थी जो कॉटन की रिलीज़ की गई थी, और ये डॉक्टर सीटी पटेल के द्वारा 1970 में रिलीज़ की गई थी, ठीक है। तो ये वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन कवरअप होते हैं। फर्स्ट तो किसने किया, ठीक है, यानी कि डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर कब किया गया, और HB4 जो है वो किसकी वैरायटी है, या फिर कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, H4 इज़ द क्रॉस ऑफ, H4 जो है ना, H4 वैरायटी है वो किन किन वैरायटीज़ का क्रॉस है, तो G67 और अमेरिकन नेक्ट्रोलेस जो है ना, इन दोनों का, ये इन दोनों के क्रॉस से बनी हुई है H4। ओके, हाइब्रिड 4 जो है इन दोनों के क्रॉस से बनी हुई है। फिर है कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसुटम, हिरसुटम जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक है। तो ये पूछ रही है कि हिरसुटम जो वैरायटी है ना, उसकी इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, तो जो सविता और सूर्या है वो है। गंगानगर अगेती और बीकानेरी नरमा जो है वो किसकी वैरायटी है, कौन सा स्पीसीज की वैरायटी है, गोसिपियम हिरसुटम की है ये दोनों। और गोसिपियम अगर हर्बेशियम की बात करें तो दिग्विजय और संजय, ये दोनों वैरायटियाँ जो है गोसिपियम हर्बेशियम की है।
गोसिपियम हर्बेशियम स्पीसीज की दो वैरायटी कौन कौन सी है, दिग्विजय और संजय। गोसिपियम आर्बोरियम की अगर हम बात करें तो लोहित और विरनार, ये दो वैरायटीज़ हैं गोसिपियम आर्बोरियम की। और 63 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्पिनिंग वैरायटी ऑफ इजिप्टियन कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया, यानी कि पहली स्पिनिंग वैरायटी कौन है, कौन सी है इजिप्टियन कॉटन की इंडिया के अंदर, तो कौन सी है, सुजाता। और फिर है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बॉल डेवलपमेंट, यानी कि जब बॉल जो है वो डेवलपमेंट हो रहे होंगे, डेवलप हो रहे होंगे, तो उस टाइम जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी वो टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होगी, मैंने आपको वेजिटेटिव ब्रांचेस बताई थी, तो वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो रही होगी तो कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट ऑफ बीटी कॉटन इन टोटल कॉटन एरिया, ये वाला क्वेश्चन सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये वट 5 नहीं है, इसका ये है कि कितने टोटल कितने परसेंट एरिया के अंदर जो बीटी कॉटन है ना उसे ग्रो किया जाता है। तो टोटल जितने परसेंट एरिया के अंदर कॉटन को ग्रो किया जाता है ना, उसमें से 81% एरिया के अंदर ओनली बीटी कॉटन को ही ग्रो किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अगर बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो है वो कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है। तो ये है नागपुर के अंदर। और ये कब इंस्टैब्लिश्ड हुआ, तो 1976 के अंदर, ठीक है, यानी कि 1976 के अंदर ये क्या हुआ, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। फिर अगर पूछा जाए कि ICCC क्या है, तो इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी है, जो कि 1921 में क्या किया गया, इसे इंस्टैब्लिश्ड किया गया। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि PIRR कॉम जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है और उसे कब इंस्टैब्लिश्ड किया गया, तो प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड एंड मिलेट्स, जो कि 1956 के अंदर क्या किया गया, इसे रिलीज़ किया गया, इसे इंस्टैब्लिश्ड किया गया। तो 68 नंबर क्वेश्चन के बाद में 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिटिकल स्टेज या फिर सेंसिटिव स्टेज ऑफ कॉटन, यानी कि क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, इरिगेशन के लिए हर एक क्रॉप की एक इरिगेशन में क्रिटिकल स्टेज रहती है, यानी कि पूरे लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आती है जिस टाइम उसे पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उस टाइम उसे पानी नहीं दिया जाएगा तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, अच्छे से जो इल्ड है हमें नहीं मिल पाएगी। तो कॉटन की अगर इस क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो फ्लावरिंग या फिर बॉल फॉर्मेशन, यानी कि जब जो फ्लावर्स हैं, जो पुष्प निकल रहे होंगे उस टाइम, या फिर जो बॉल है उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा उस टाइम, ये दो स्टेज हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस टाइम कॉटन को, कपास को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बात करें रीडिंग ऑफ लीव्स इन कॉटन बाय, तो रेडिंग जो रहती है, यानी कि लीफ जो है, पत्तियां जो है वो लाल पड़ने लग जाती है, रेड कलर की हो जाती हैं, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी या फिर मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अगर हम पूछें कि द कॉटन आर पिक्ड फ्रॉम वेल बस्ट बॉल इन द डैश डैश हार्वेस्टिंग इज डन एट 7 डेज इंटरवल, तो 7 डेज़ के इंटरवल में जब पूरी तरह से बॉल जो है वो तैयार हो जाएंगे, तो उन्हें जब हम पिक करेंगे, जब निकालेंगे, तो उसे किस टाइम में करना चाहिए, तो मॉर्निंग के 10 से लेके 11 AM तक, ठीक है, करना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कॉटन इज ए विच सीजन क्रॉप, कौन से सीजन की क्रॉप है, वार्म सीजन की क्रॉप है जो कॉटन है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि राइस और कॉटन, यानी पहले राइस ग्रो करना, फिर राइस और उसके बाद में कॉटन को ग्रो करना, या फिर पहले रागी फिर कॉटन फिर सोरगम, इसे क्या बोला जाता है, इस क्रॉपिंग को सिक्वेंशनल क्रॉपिंग बोला जाता है। इसके लिए एक क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम पे क्लास आई हुई है, वो वाली क्लास देख लेना। फिर है जो सोयाबीन के साथ में कॉटन को ग्रो करना, इसे क्या बोलती हैं, पैरेलल जो क्रॉपिंग बोला जाता है, सोयाबीन और कॉटन को साथ साथ ग्रो करना। और कॉटन और ब्लैक ग्राम या फिर ग्रीन ग्राम को साथ साथ ग्रो करना कंपेनियन क्रॉपिंग कहलाता है।
और डीप रूटेड क्रॉप कौन सी है, यानी कि ऐसी क्रॉप कौन सी है जिनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं। तो कॉटन और मेज जो है ना, इनके अलावा एक सोरगम भी है, यानी कि जो ज्वार है। तो ये ऐसी क्रॉप्स है जिनकी जो रूट हैं, जो जड़ें जो हैं, वो बहुत गहराई तक जाती है, डीप रूटेड क्रॉप्स है ये। फिर कॉटन लीजिए, कॉटन क्या है, कैश क्रॉप है जिसे हम मार्केट में बेच के इसके यानी कि इसे जस्ट जैसे हम पिकिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद में इसकी मार्केटिंग की जाती है। कॉटन इज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, तो 140 से 200 डेज़ की होती है कॉटन की लाइफ साइकिल, यानी कि इतने दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है, हम पूरी पिकिंग प्रोसेस भी पूरी कर लेते हैं। और कॉटन क्रॉप टॉलरेंट टू, कॉटन क्रॉप किस चीज़ को टॉलरेंट कर सकती है, तो अल्कलाइन या फिर सोडिक सॉइल के लिए क्या है, इसे टॉलरेंट कर सकती है, ऐसी सॉइल्स में इसे ग्रो किया जा सकता है। फिर है कि कॉटन और बरसीम दोनों को साथ साथ दोनों को ग्रो कर, यानी कि ये वाला पैटर्न है, पहले कॉटन फिर बरसीम, इसे क्या बोलेंगे, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने किसी फसल को ग्रो किया और यहाँ पे उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो उसकी हार्वेस्टिंग या फिर उस फसल को निकालने से पहले ही दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो जो 1000 की एक सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ पूरी की जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।